जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, आज बेसिक प्रश्न है लेकिन जरूरी प्रश्न है पीजीटी के हिसाब से, या नॉर्मली हर एग्जाम में ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अगस्त काम्टे ने किया था। समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, अगस्त काम्टे जाने जाते हैं। काम्टे की कृति कौन सी है, प्रमुख कृति कौन सी है? तो काम्टे ने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक कृति की रचना की थी, जो कई खंडों में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है कि काम्टे का जन्म कहाँ हुआ था? तो काम्टे जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, तो उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, काम्टे ने समाजशास्त्र को किस नाम से पहले पुकारा था? तो उन्होंने सबसे पहले सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी नाम जो है दिया था, जिसको क्वार्टलेट ने उनसे पहले पेटेंट करा लिया था, जिस कारण उन्होंने बाद में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। कब? 1838 में। अगला है, काम्टे ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। अगला है, काम्टे के समाजशास्त्र के 2 भाग हैं, तो सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक। अगला है, लॉ ऑफ 3 स्टेज। लॉ ऑफ 3 स्टेज किस हिसाब से है? तो समाज की प्रगति पे इन्होंने 3 स्टेज बताया, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। अगला है, लॉ ऑफ 3 स्टेज मतलब 3 अवस्थाओं का क्रम क्या है? तो थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक, मेटाफिजिकल मतलब तात्विक और पॉजिटिव मतलब प्रत्यक्षवाद, इनका राइट क्रम है। अगला है, क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञानों की महारानी किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे ने विज्ञानों की महारानी कहकर संबोधित किया है। अगला है, काम्टे का दृष्टिकोण था। तो काम्टे का जो दृष्टिकोण था, तो इन्होंने समाज का अध्ययन करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है। ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, क्रम और प्रगति का नारा किसने दिया है? तो अगस्त काम्टे हैं, जिन्होंने ऑर्डर और प्रोग्रेस की बात कही। अगला है, काम्टे का पॉजिटिव मेथड मतलब प्रत्यक्षवाद पद्धति किस पर आधारित है? तो इन्होंने अपने प्रत्यक्षवादी पद्धति में अवलोकन, प्रयोग और तुलना, इन तीनों की भाग करी है। काम्टे के अनुसार समाज की आधारशिला क्या है? तो समाज की आधारशिला क्या है? काम्टे ने परिवार को समाज की इकाई या कोशिका माना है। क्या माना है? कोशिका या इकाई। काम्टे किस दार्शनिक से प्रभावित थे? तो काम्टे देखिए, मुख्यतः काम्टे जो है प्रभावित थे सेंट साइमन से। किससे? सेंट साइमन। तो यहाँ सेंट साइमन नहीं दिया गया है, डेकार्टे दिया, तो डेकार्टे। अगला है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म किससे संबंधित है? तो मानवता के धर्म की बात करते हैं अगस्त काम्टे। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के संस्थापक कौन है? तो अगस्त काम्टे संस्थापक हैं। इसको प्रॉपर विकसित किसने किया था? तो दुर्खीम ने किया। अगला है, काम्टे ने समाज को किस रूप में देखा है? तो काम्टे ने समाज के जैविक तंत्र के रूप में देखा है, मतलब समाज की तुलना सावयव के साथ की है, जिसको बाद में स्पेंसर ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगला है, काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य है। काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना, फैक्ट की व्याख्या। अगला है, ह्यूमैनिटी की पूजा, मानवता की पूजा की बात कौन करते हैं?
तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद किसने माना है कि मानवता की पूजा होनी चाहिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म किसने माना? तो अगस्त काम्टे। काम्टे ने समाज को किस विज्ञान का शिखर माना है? काम्टे ने किसे विज्ञान का शिखर के रूप में देखते हैं? तो प्राकृतिक विज्ञान। समाज को कहा है कि यह प्राकृतिक विज्ञान का सरमौर है। अगला है अगस्त काम्टे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगस्त काम्टे का जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ था। अगला काम्टे का निधन कब हुआ था? तो काम्टे का निधन हुआ था 1857। अगला है काम्टे के अनुसार किस अवस्था में व्यक्ति ईश्वर को हर घटना का कारण मानता है? ईश्वर महत्व है। तो ईश्वर किसमें है? धार्मिक स्टेज में, थियोलॉजिकल स्टेज। अगला है किस अवस्था में अमूर्त शक्तियों का कारण माना जाता है? तो इन्होंने मेटाफिजिकल मतलब तात्विक अवस्था में अमूर्त शक्तियों को कारण माना है। जैसे बिजली वगैरह गर्जना को अमूर्त शक्तियों का कारण मानते हैं मेटाफिजिकल स्टेज में। अगला है किस अवस्था को अवलोकन अथवा प्रयोग मतलब पर बल दिया है? तो पॉजिटिव या प्रत्यक्षवाद में उन्होंने अवलोकन और प्रयोग पर बल दिया। काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का स्थान है। तो समाजशास्त्र का स्थान विज्ञानों के शिखर मतलब इन्होंने विज्ञानों की महारानी उसको कहा है, तो शिखर पे या अंतिम। सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो सोशल स्टैटिक्स जो है सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि सोशल डायनेमिक्स जो है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है, तो सोशल डायनेमिक्स करता है सामाजिक की। अगला है काम्टे का समाजशास्त्र के किस विचारधारा से जुड़ाव रहा है? उनका जुड़ाव प्रत्यक्षवाद से रहा है। किससे? प्रत्यक्षवाद से। किसे महान यूटोपिया मानते हैं? किसे इन्होंने महान यूटोपिया कहा? तो सेंट साइमन या सिमोन को इन्होंने माना। काम्टे किसे नैतिक विज्ञान मानते हैं? तो काम्टे समाजशास्त्र को नैतिक विज्ञान मानते हैं। काम्टे के अनुसार विज्ञानों का क्रम क्या था? काम्टे ने सबसे पहले गणित की बात की, फिर खगोल की बात की, फिर भौतिक, फिर रसायन, फिर जीव विज्ञान, फिर समाजशास्त्र को इन्होंने अंतिम बताया। और इन्होंने एक समाजशास्त्र के बाद एक और जोड़ दिया जाता है कभी कभी, नागरिक शास्त्र। तो ये इनका स्टेज है कि गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। ये काम्टे से प्रमुख प्रश्न थे जो काम्टे के बारे में आपको बेसिक या जानकारी देते हैं। आगे हम स्पेंसर से संबंधित 33 क्वेश्चन देखने वाले। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हर्बर्ट स्पेंसर बेसिक इंग्लैंड में जन्मे थे। स्पेंसर किस विचारधारा से जुड़े थे? तो स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा से जोड़ के देखा जाता है। स्पेंसर को किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली? तो उन्हें जैविक उपमा या जैविक सावयव के सिद्धांत के लिए जो है प्रसिद्धि मिली। अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीविता की अवधारणा जो है वो किसने दी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगला सिंथेटिक फिलॉसफी पुस्तक किसकी है? तो सिंथेटिक फिलॉसफी या सिंथेटिक्स विश्लेषणात्मक दर्शन शास्त्र की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की बात कौन करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की कृति है। स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? तो समाज की तुलना इन्होंने जीवधारी से किया है। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक है इनकी, अवधारणा काम्टे की है और पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की। सोशल स्टैटिक्स। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था वह 1820 में हुआ था। 1820 में। स्पेंसर का निधन कब हुआ था? तो स्पेंसर का निधन हुआ था 1903। स्पेंसर किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो स्पेंसर मुख्यतः उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। समाजशास्त्र को अध्ययन का क्षेत्र बनाना चाहिए, तो इन्होंने
किसने कहा कि समाजशास्त्र को अध्ययन का क्षेत्र बनाना चाहिए? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को अध्ययन का क्षेत्र। स्पेंसर के अनुसार समाज है एक, तो समाज को इन्होंने जैविक तंत्र या जैविक इकाई की तरह देखा। अगला है, स्पेंसर किस वैज्ञानिक से सबसे अधिक प्रभावित थे? स्पेंसर जो है डार्विन से प्रभावित थे। किसमें? चार्ल्स डार्विन से। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र का विषय है, तो समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विषय है। किसका? सामाजिक संस्थाओं का विषय। उद्विकासीय सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो उद्विकासीय समाजशास्त्र में उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ा है। स्पेंसर का दृष्टिकोण है कार्यात्मक, विकासात्मक और प्रत्यक्षवादी सभी हो जाएंगे। कि इन्होंने पहले प्रकार शब्द की रचना की, फिर डेवलपमेंट उद्विकास की इन्होंने जब बात की है, और उद्विकास के आधार पर प्रत्यक्षवाद से भी ये जुड़ जाते हैं। अगला, स्पेंसर ने समाज के किस आधार पर वर्गीकृत किया है? इन्होंने शासन के प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण किया है समाज का। तो इन्होंने दो समाज बताए हैं, एक सैनिक समाज, एक औद्योगिक समाज। अगला है, स्पेंसर ने समाज को कितने भागों में बांटा है? तो दो, सैनिक और औद्योगिक समाज। स्पेंसर के अनुसार समाज के प्रकार हैं, तो सैनिक और औद्योगिक। अगला है, मिलिटेंट सोसाइटी मतलब सैनिक समाज में क्या महत्व होता है? तो सैनिक समाज में बल प्रयोग अत्यधिक महत्व होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है? व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वेच्छा से अपने चीजों का चयन करता है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की है। स्पेंसर का दृष्टिकोण मुख्यतः है तो उद्विकासवादी दृष्टिकोण। अगला है, समाज एक जीवधारी है। किसने कहा? तो हर्बर्ट स्पेंसर समाज को एक जीवधारी मानते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का विचार किससे जुड़ा है? उद्विकासवाद से। स्पेंसर का मानना था कि समाज का विकास किस प्रकार से होता है? समाज का विकास क्रमिक विकास होता है। एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल पुस्तक किसकी है? एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर का कार्यक्षेत्र क्या है? तो स्पेंसर का कार्यक्षेत्र जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र का है। अगला है, प्रोग्रेस इट्स लॉ एंड केस। प्रोग्रेस इट्स लॉ एंड केस की रचना किसने की है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने की। समाजशास्त्र, स्पेंसर ने समाजशास्त्र को किसके साथ जोड़ा है? उन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के साथ जोड़ा है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र में समाज का अस्तित्व किन पर निर्भर करता है? तो संस्थाओं पर निर्भर करता है समाज का अस्तित्व। स्पेंसर के अनुसार विकास का आधार होता है, तो इन्होंने विकास के आधार को विकास के आधार को इन्होंने योग्यता की उत्तरजीविता बताई है। आगे है इमाइल दुर्खीम से संबंधित क्वेश्चन 67 से 100 तक। तो आइए देखते हैं, बेसिक है लेकिन जरूरी है, ये तो हर सभी को पता होना चाहिए। तो इमाइल दुर्खीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इमाइल दुर्खीम फ्रांसीसी विचारक थे। दुर्खीम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो दुर्खीम मुख्यतः प्रकार्यवादी माने जाते हैं। कौन? प्रकार्यवादी या कार्यात्मक। और प्रत्यक्षवाद के डेवलपमेंट में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड कृति किसकी है? तो इमाइल दुर्खीम की है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो दुर्खीम की है। सुसाइड 1897 पुस्तक किसकी है? तो सुसाइड की बात करते हैं दुर्खीम। और 11 देशों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके सुसाइड की चर्चा की। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये भी दुर्खीम की है। इसमें इन्होंने धर्म की चर्चा की है, और धर्म में इनका प्रमुखतः विचार है टोटमवाद। इनका धर्म का विकास टोटम से हुआ है, प्रारंभिक स्वरूप। अगला है, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए।
तो दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन कैसा होना चाहिए? तो दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की अवधारणा किस लिए दी है? तो दुर्खीम ने दी है। दुर्खीम का जन्म हुआ था तो 1858 में। अगला है दुर्खीम का निधन हुआ था, तो दुर्खीम का निधन 1917 में हुआ था। सामाजिक तथ्य बाहरी और बाध्यकारी होते, तो इन्होंने सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं बताई हैं प्रमुखतः, बाहरी और बाध्यकारी। तीसरी विशेषता इन्होंने सामान्यता बताई है, लेकिन खास करके बाह्य और बाध्यता इनका प्रमुख माना जाता है। तो इमाइल दुर्खीम। अगला है दुर्खीम का कार्य क्षेत्र था, तो दुर्खीम ने धर्म पर भी, शिक्षा पर भी और श्रम विभाजन सभी पर कार्य किया। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकारों की चर्चा की है? तो इन्होंने सबसे पहले 3 प्रकार की बातें बताई थी। आगे चलकर इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या को भी जोड़ा। इन्होंने आत्महत्या के इनके कौन कौन से प्रकार हैं? इगोइस्टिक मतलब अहमवादी, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परार्थवादी, एनोमिक मतलब प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, और फैटालिस्टिक मतलब भाग्यवादी आत्महत्या। अगला है एनोमी की अवधारणा किनसे जुड़ी हुई है? एनोमी की अवधारणा जो है दुर्खीम सर्वप्रथम एनोमी की बात करते हैं। कभी कभी यहाँ डेविएंस भी देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद मर्टन भी बात करते हैं। एनोमी का अर्थ है, एनोमी का अर्थ कौन सा है? तो एनोमी का अर्थ है कि नियमों को तोड़ना, नियमहीनता। दुर्खीम की पहली पुस्तक कौन थी? पहली पुस्तक इनकी थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी कब आई थी? तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी आई थी 1895 में, सुसाइड 1897 में, और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। अगला है दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडिटी किस समाज में पाई जाती है? तो इन्होंने कहा कि आदिम समाज में जो एकता पाई जाती है उसको यांत्रिक एकता कहते हैं, और आधुनिक समाज में जो पाई जाती है उसको सावयवी या कार्बनिक एकता कहते हैं, ऑर्गेनिक। अगला है दुर्खीम के अनुसार कार्बनिक एकता किस समाज में पाई जाती है? तो औद्योगिक और आधुनिक समाज में कार्बनिक एकता या सावयवी एकता पाया जाता है। आगे है, किसने कहा कि आत्महत्या का अध्ययन समाजशास्त्री पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इमाइल दुर्खीम ने मनोवैज्ञानिक कारणों को नकारते हुए समाजशास्त्री पद्धति या दृष्टिकोण को प्रमुख बताया। अगला है सामाजिक तथ्य को वस्तु की भांति किसने माना है? तो सामाजिक तथ्य को वस्तु की भांति मानते हैं इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के आदर्शों को व्यक्तित्व में ढालना, जो व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहारिक करने में काम आती। दुर्खीम ने समाजशास्त्र के किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक सकारात्मक विज्ञान मानते हैं, पॉजिटिव साइंस। अगला है किस विचारक, दुर्खीम किस विचारक से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो दुर्खीम तो देखो जैसे कांटे के मार्गदर्शन उनके प्रत्यक्षवाद से प्रभावित थे। उसके अलावा तब उसके अलावा जो है उन्होंने मॉन्टेस्क्यू का नाम जो है प्रमुखता दिया जाता है कि दुर्खीम इनसे ज्यादा प्रभावित। दुर्खीम किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो दुर्खीम किस दृष्टिकोण से संबंधित है? प्रकारवादी दृष्टिकोण से। सामाजिक तथ्य व्यक्तियों की इच्छाओं से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र मतलब वाह्य होते हैं, वाह्य। तो ये किसने कहा? तो इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तियों की इच्छाओं से स्वतंत्र होते हैं, समाज व्यक्ति से ऊपर है। तो समाज व्यक्ति के ऊपर है, किसने कहा? दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार धर्म की मूल इकाई क्या है? तो दुर्खीम ने इकाई टोटेम।
सेक्रेट एंड प्रोफेन की अवधारणा कौन सी है? तो सेक्रेट पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि सामाजिक एकीकरण और नियमन के स्तर जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या करता है, या कमजोर हो जाता है या तो बहुत अधिक हो जाता है। जैसे अहमवादी में कमजोर होता है तब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, लेकिन परार्थवादी में क्या होता है? व्यक्ति का लगाव एकीकरण बहुत ज्यादा समाज से होता है, जिसके लिए वो अपने प्राणों को बलिदान भी दे देता है। तो दोनों कारण हो सकते हैं समाज में। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा? तो दुर्खीम कहते हैं। दुर्खीम किस क्षेत्र के संस्थापक माने जाते हैं? तो उन्होंने शैक्षिक समाजशास्त्र की बात कही, धर्म समाजशास्त्र की बात कही है, आत्महत्या के अध्ययन की बात की है, या सभी की बात की है? तो उपयुक्त सभी। अगला है दुर्खीम का प्रमुख योगदान क्या है? तो दुर्खीम का प्रमुख योगदान है कार्यात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक तथ्य, इनके प्रमुख विचार। अगला है दुर्खीम को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो दुर्खीम को प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो नहीं, कामटे हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का जनक तो एक दुर्खीम है। विकासवाद के प्रवर्तक स्पेंसर हैं। संघर्ष सिद्धांत के मार्क्स। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।